इस वीडियो में हम देखेंगे जो उत्कर्ष क्लासेज है उनकी परीक्षा से पहले एक परीक्षा है रीट परी के नाम से हुई है। ठीक है, रीट परी के नाम से परीक्षा से पहले एक परीक्षा 9 तारीख को हुई थी, उसको हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हुई थी जो है राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुआ था इसका आयोजन, तो इसको हम जो पूरा डिटेल से जानेंगे इसके सॉल्यूशन। आज जो है हम इस जो उत्कर्ष क्लासेज का पेपर था उसका जो है साइकोलॉजी जो है लेवल 1 की जो साइकोलॉजी आई थी उसका पेपर आपके सामने लेकर आए, जो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखो पहले बात करें हम वास्तविक विकास का स्तर, मतलब एक ये जो स्तर है इसको मान ला हमने क्या क्या कह दिया, वास्तविक विकास का स्तर कह दिया। इस लाइन को क्या कह दिया अपन ने, वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर कह दिया इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस स्तर तक बच्चा स्वयं पहुंच जाता है। बच्चा क्या होता है, स्वयं पहुंच जाता है, किसी की मदद नहीं लेता, बच्चा जो है इस विकास के स्तर तक स्वयं पहुंच जाता है। फिर एक दूसरा जो है आपका इससे थोड़ा ऊपर होता है, यहाँ पर मान लो ये होता है संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा यहाँ किससे कैसे पहुंचता है, किसी बड़े की मदद से, किसी की मदद से, किसी की मदद से। तो अब दोनों में ये अंतर भी आपको जो है ध्यान रखना है कि जो है वास्तविक विकास का सिद्धांत वास्तविक विकास का स्तर किसे कहते हैं, जहां पर बच्चा स्वयं बिना किसी की सहायता के पहुंचता है, और संभाव्य विकास का क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पर किसी की मदद से पहुंचता है। फिर जो है इन दोनों के बीच में जो ये अंतर आता है ना, ये वाला, ये दोनों के बीच में जो ये जगह होती है, इस जगह को क्या कहता है, ये पूछा। देखो बीच के अंतर को क्या कहते हैं ये पूछा है, तो इसको कहते हैं ZPD, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो हिंदी में होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ध्यान रखना, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वास्तविक विकास का स्तर जहां तक बच्चा स्वयं पहुंचता है, संभाव्य विकास का स्तर जहां किसी की मदद से पहुंचता है, और इन बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का ये अंतर ये कहलाता है ZPD, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, ये वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यापकों की भूमिका और दायित्व को तय करती है? अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व RT 2009 में कौन सी धाराएं आपको याद करना जरूरी है? तो देखो धारा जो 23 है उसमें क्या है, धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति, क्या, शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति के अलावा जो है शिक्षकों के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी इसी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। धारा 34, धारा 34 में जो है एक राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है, राज्य सलाहकार परिषद। ठीक है, और धारा 24 जो है इसमें जो है आपका क्या है, जो है अध्यापकों की जो है दायित्व और भूमिका है, अध्यापकों का दायित्व व भूमिका, अध्यापकों का दायित्व व भूमिका है, दायित्व व भूमिका है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। धारा 25 में क्या है, इसमें जो है छात्र शिक्षक अनुपात है, क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात है। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात। तो यहाँ पूछा था अध्यापकों की भूमिका में दायित्व, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जो है एक ऑफलाइन टेस्ट लिया गया है परीक्षा से पहले परीक्षा के रूप में, जैसे कलाम का है ना 16 तारीख को, उसी हिसाब से। तो ये जो आपका उसके जो मैं जो पेपर है वो आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सही कथन नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सही कथन नहीं है, यह पूछा है अपने को। सबसे पहला है कि इसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य जो है विद्यालय और कक्षा कक्ष की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना है। संपूर्ण कक्षा कक्ष व छात्र का चयन न्यायाधीश के रूप में किया जा सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर मूल्यांकन बाह्य होता है, इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, यह बात गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन जो है ना बाह्य नहीं होता, आंतरिक होता है, मतलब जो है स्कूल का ही जो स्टाफ और स्कूल के ही जो है बच्चों और उनको शामिल करके जो ये किया जाता है, कोई विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया जाता है, स्कूल के द्वारा ही किया जाता है, स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है। जो आपकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, स्कूल की रोजमर्रा की जो समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं, उनको दूर करने के लिए, तत्कालीन समस्या समाधान के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, तत्कालीन समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तत्कालीन समस्या समाधान के लिए किया जाता है, समस्या
समाधान के लिए किया जाता है। फिर डी ऑप्शन, समस्या का समाधान स्वयं मूल्यांकन पर आधारित होने से कार्य का सरलीकरण में सहायता मिलना, बिल्कुल जो आंतरिक होता है सब कुछ, तो ये भी बात सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था ये, ठीक है। फिर देखो इस ऐसे पेपर का उद्देश्य क्या होता है आपका, जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज देना, कितने नंबर आए वो आपको ध्यान नहीं रखना है, क्या नया सीखने को मिला वो ध्यान रखना है। फिर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस समिति के प्रतिवेदन पर 2009-10 में कक्षा 9, 10-11 में कक्षा 10 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया? ठीक है, सीबीएसई ने किस समिति के प्रतिवेदन पर 2009-10 से तो 9वीं क्लास में, 10-11 से 10वीं क्लास में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी शुरू किया? तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा गीता बुक्कल समिति। कौन सी समिति? गीता बुक्कल। प्रोफेसर यशपाल समिति का नाम सुना होगा आपने, एनसीएफ 2005 इन्हीं के जो है सिफारिश पर जो है निर्माण किया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। के कस्तूरी रंजन नाम अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, के कस्तूरी रंजन एनईपी, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसका जो है समिति किसकी समिति की सिफारिश पर? के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर। तो इसका जो हो जाएगा आपका गीता बुक्कल समिति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के प्रतिफल की विशेषता है या विशेषताएं हैं? सीखने के प्रतिफल की कौन सी विशेषताएं हैं लर्निंग आउटकम्स की? ठीक है, सबसे पहला कक्षावार एवं विषयवार होता है ये, बिल्कुल ये जो है आपका कक्षावार एवं विषयवार होता है, तो बिल्कुल होता है। इसमें जांच बिंदु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लक्ष्य दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय के लिए, ठीक है। संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चे की प्रगति का आकलन किया जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा जो है और चीजें आप ध्यान रख सकते हो, ये बाल केंद्रित होता है। क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, ठीक है, ये तो होता है ये बाल केंद्रित। दूसरा इसमें होती है लचीली प्रक्रिया। क्या होती है? लचीली प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा जो है इसकी होती है स्पाइरल प्रक्रिया। स्पाइरल मतलब हो गया वर्तुलाकार प्रक्रिया, वर्तुलाकार प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने 3 बातें, और बाकी जो है 4 तो ये हो गई। तो सीखने के प्रतिफल में ये चारों के चारों शामिल हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग आपके नैतिक विकास में जो है शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन 3 स्तर वापस याद दिला देता हूं मैं। पहला स्तर होता है इसका पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। और ये होता है आपका 4 से लेकर 10 वर्ष तक, ठीक है। अब आप बोलोगे जन्म से क्यों नहीं होता? क्योंकि जन्म से जो है 4 वर्ष तक नैतिकता नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें परंपरागत स्तर होता है। कौन सा? परंपरागत स्तर। और परंपरागत स्तर जो है आपका ये होता है 10 से लेकर 13 वर्ष तक, ठीक है। और तीसरा जो स्तर होता है आपका उत्तर परंपरागत। कौन सा? उत्तर परंपरागत। और उत्तर परंपरागत में जो है आपका होता है 13+ वर्ष का, ठीक है। कितना? 13+ का। तो ये जो है आपके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2-2 जो है अवस्थाएं होती है, तो टोटल 6 अवस्थाएं होती है। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से पहले कथन ए तथा दूसरा को कारण आर कहा गया है। सबसे पहला क्या बोल रहा है ये कि कथन ए बोल रहा है कि प्राचीन अनुबंधन में, यानी कि जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन है पावलाव वाला, उसमें सीएस को कहते हैं, क्या कहेंगे? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। वो यूसीएस यानी अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। मतलब जो आपका अनुबंधित उद्दीपक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे जो आपका क्या होता है, जो घंटी बजना, ठीक है, ये। और ये हो गया आपका भोजन, ठीक है। तो प्राचीन अनुबंधन में सीएस यानी अनुबंधित उद्दीपक यूसीएस के उपस्थित होने का पूर्व संकेत बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्राचीन अनुबंधन में जो अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे घंटी बजते ही कुत्ते को पता चल जाता है कि मेरे को जो है अब क्या मिलने वाला है, भोजन मिलने वाला है। तो सीएस जो है यूएस का पूर्व संकेत बन जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि भोजन मिलने वाला है। बात तो बिल्कुल सही है। फिर सीएस तथा यूसीएस यानी अनुबंधित उद्दीपक और अनअनुबंधित उद्दीपक के बीच कालगत यानी कि जो है समय का
तथा स्थानगत यानी स्थान का निरंतरता बनी रहती है, मतलब उनके बीच एक फिक्स समय और फिक्स जो है स्थिति बनी रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन आपके निम्न में से कौन सी जो है व्यवहार संबंधी विकृति नहीं है? व्यवहार संबंधी विकृति कौन सी नहीं है? सबसे पहले हम बात करें व्यवहार संबंधी जो है विकृतियों की, तो स्वलीनता जो है व्यवहार की विकृति, खुद में खोए रहना। मस्तिष्क पक्षाघात जो है ये भी आपकी क्या है? व्यवहार संबंधी विकृति है। अति सक्रियता मनोविकृतियां ये भी आपकी क्या है? व्यवहार संबंधी है। लेकिन डिसलेक्सिया है ये आपकी पठन संबंधी है। किससे? पठन संबंधी है। और ये आपकी न्यूरोलॉजिकल है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, पठन संबंधी जो है आपकी जो विकार होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, और इसको जो ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल है, ना कि जो है आपकी व्यवहारिक है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ये जो है इसमें शामिल नहीं है। ये तीनों आपकी व्यवहारिक है, ठीक है, लेकिन ये व्यवहार से संबंधित नहीं है, ये न्यूरोलॉजी से संबंधित है या पठन से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लेना। मैं वापस बता चुका, इन ऐसे टेस्टों का जो है ना कारण जो है ना, ये नहीं होता कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ये होता है कि नया क्या सीख रहे हो आप। ठीक है, फिर देखो, नायक के रूप में सफल नहीं होने पर खलनायक की भूमिका करना रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। मतलब नायक यानी हीरो के रूप में अगर आप सफल नहीं हो पाते तो खुद को खलनायक यानी कि जो है गुंडा बना लेते हो। मतलब खलनायक मतलब जो अपोजिट कर लेते हो, थोड़ा नेगेटिव कर लेते हो। तो नायक के रूप में सफल नहीं होने पर खलनायक के रूप भूमिका करना जो है किस प्रकार के रक्षात्मक ये युक्ति है, यहाँ पर युक्ति का उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट करना जैसा है। नायक के रूप में सफल नहीं हो पाता तो खुद को खलनायक के रूप में ढालना जो है आपका है, आप क्या है? क्षतिपूर्ति। क्या है? क्षतिपूर्ति। इसमें क्षतिपूर्ति में एक और उदाहरण आता है कि छोटे कद की लड़की द्वारा ये बार बार आता है ये क्वेश्चन। छोटे कद की लड़की द्वारा जो है ऊंची एडी की जो है ऊंची एडी जो हाई हील होते हैं ना, ऊंची एडी की सैंडल पहनना ये भी जो है आपका क्या है? ये भी आपका जो है क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। ठीक है, हाई हील पहनना लंबा दिखने के लिए। फिर प्रक्षेपण यानी अपना दोष दूसरों पर जो है दोषारोपण कर देना। ठीक है, ये हम कल वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रतिगमन जो आपका होता है वो होता है वक्त में पीछे लौटना। जैसे कोई एक जो है बुढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने बचपन के किस्से सुना रहा है, तो ये होता है। और इसका एक मुख्य उदाहरण आता है कि जो एक बड़े बच्चे द्वारा मुंह में अंगूठा लेकर रखना, ये आपका प्रतिगमन होता है क्योंकि वो बचपन की जो है याद में खो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? सबसे पहले हम बात करें रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की, तो ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर बात करें बिन्ने साइमन परीक्षण की। अशाब्दिक वो होता है जिसमें जो है शब्द नहीं होते, मतलब कुल मिला के ये जो है अनपढ़ लोगों पर ट्राई किया जाता है, या फिर जो है पढ़े लिखे नहीं होते उन पर जो है ट्राई किया जाता है। फिर बिन्ने साइमन परीक्षण, ये क्रियात्मक परीक्षण है। क्रियात्मक कौन सा होता है? जिसमें कुछ करके सीखते हैं, लेकिन ये क्रियात्मक नहीं है आपका। ये आपका कौन सा बिन्ने साइमन परीक्षण है? शाब्दिक। क्या है? शाब्दिक परीक्षण। तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरी बात करें पास अलोंग परीक्षण, ये शाब्दिक नहीं है, ये आपका क्रियात्मक है। क्या है? क्रियात्मक। उल्टा लिखा हुआ था ये, ठीक, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो अशाब्दिक परीक्षण है, जो अनपढ़ लोगों पर किया जाता है। बिन्ने साइमन परीक्षण शाब्दिक है, जो पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है। और पास अलोंग परीक्षण जो क्रियात्मक है, जो करके सीखने यानी खुद जो है कुछ करना पड़ता है फिर परीक्षण होता है। तो ये क्या आपका? क्रियात्मक। तो जो है यहाँ पर पूछा था सही सुमेलित कौन सा, तो सिर्फ पहला ही सही सुमेलित है, बाकी दो तो गलत है इसमें। तो उत्तर देखो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक चरण की कक्षा जो 3 से लेकर 8 तक आंकलन के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कौन सा शामिल है? प्राथमिक चरण की कक्षा, जिसको कक्षा 3 से 8 तक जो है बांटा गया तक आंकलन के कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल कौन सा है? तो ध्यान रखना इसमें कौन कौन से शामिल है। मौखिक परीक्षा शामिल है, बिल्कुल है। लिखित परीक्षा शामिल है, बिल्कुल। कक्षा जो है 1 और 2 में जो है किसी भी प्रकार की लिखित या परीक्षा होती ही नहीं है, परीक्षा रहित कक्षाएं है। परीक्षा रहित आरटी के अनुसार परीक्षा रहित कक्षाएं, इनमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती। कक्षा 3 से ही परीक्षाएं शुरू होती है। फिर अवलोकन
बिल्कुल, अवलोकन द्वारा भी जो है मूल्यांकन किया जाता है, आंकलन किया जाता है, लेकिन परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कार्य जो है ना अपने बड़ी क्लासों में होते हैं, तो ये नहीं होता, ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट कार्य जो है 10वीं 12वीं क्लास में होते हैं, तो ये नहीं होता, बाकी तीनों के तीनों होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर डी में। लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन अपने को क्या सीखने को मिल रहा है वो अच्छी बात है, ठीक है। ये एक अलग ही क्वेश्चन आया था, देखो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एंड्रियास डेमेट्रियो, ठीक है। एंड्रियास डेमेट्रियो नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इसका संबंध किससे है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं इनको। देखो मनोवैज्ञानिक एंड्रियास डेमेट्रियो जो एक नए जो मनोवैज्ञानिक है, इनका संबंध है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। कैसे है तो देखो एंड्रियास जो डेमेट्रियो है, इन्होंने जो 2010 में जो है ना कुछ संशोधन किया संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। कब? 2010 में। और इन्होंने मानव मस्तिष्क का जो है ना मानव मस्तिष्क की वास्तुकला के विकास का विश्लेषण किया। मानव मस्तिष्क की वास्तुकला, मानव मस्तिष्क की वास्तुकला के विकास का विश्लेषण किया। विकास का विश्लेषण कब? 2010 में। नए ही आए ये, ठीक है। तो ये आपके जो है पश्च संज्ञानवादी नाम से भी जाने जाते हैं, पश्च जो है प्याजेवादी भी जाने जाते हैं। तो एंड्रियास डेमेट्रियो 2010 में मानव मस्तिष्क की वास्तुकला के विकास का विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जो 3 स्तर बताए, इसके कितने स्तर बताए? 3 स्तर। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है ये 3 स्तर में। पहला स्तर जो इन्होंने बताया विशिष्ट संरचना प्रणाली, विशिष्ट संरचनात्मक प्रणाली, संरचनात्मक प्रणाली, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया हाइपर संज्ञानात्मक प्रणाली, हाइपर संज्ञानात्मक प्रणाली, संज्ञानात्मक प्रणाली, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया कोर क्षमताएं। ये जो है मस्तिष्क की वास्तुकला के रूप विश्लेषण में इन्होंने 3 प्रकार पाए, विशिष्ट संरचनात्मक प्रणाली, हाइपर संज्ञानात्मक प्रणाली और कोर क्षमताएं, ठीक है। 2010 में एंड्रियास डेमेट्रियो ने जो है मानव मस्तिष्क की वास्तुकला के विकास का विश्लेषण किया और ये जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन सा भाग समस्तामूलक एवं समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 के निम्नलिखित में से कौन सा भाग समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करता है। तो आपको पता है ये सारे के सारे आपके जो है स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कूल शिक्षा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग, पूरा देखना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पर देखो 3 योजनाएं जो है उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाओ, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के संबंध में सही कथन कौन से हैं वो बताना है आपको। सबसे पहला मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम आपका है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना, ठीक है। नया नाम ये इनका पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसके अंतर्गत कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है, का नाम परिवर्तित कर देखो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किए जाने का निर्णय लिया गया है। कब? 4 सितंबर 2024 को इसका नाम जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। पहले क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है आपका मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निशुल्क दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। तीसरा देखो, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, 1 मिनट। तीसरा है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसका 2024 में नाम लाडो प्रोत्साहन योजना 2024, जिसका राजश्री योजना 2016 का जो है संशोधित रूप है ये, ठीक है। पहले इसका नाम था राजश्री योजना 2016, अब इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो 2024 में इसको संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 5 चरणों में 1 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी ऑनलाइन लाभार्थी के बैंक खाते में दे होता है। तो ये गलत है। कैसे गलत है? देखो इसमें होता है 7 चरणों में 1 लाख रुपए। कितने? 7 चरणों में 1 लाख रुपए होते हैं, ना कि 5 चरणों में, ठीक है। और पहले जब इसका नाम राष्ट्रीय योजना था ना, तब होता था 6 चरणों में 51,000 रुपए या 50,000, सॉरी 50,000। 6 चरणों में पहले कितने था?
50,000 रुपए था। लेकिन जो इसका नाम जैसे ही जो है राजश्री योजना से लाडो प्रोत्साहन योजना करा तो एक और चरण जोड़ दिया गया, जिसमें जो है स्नातक उत्तीर्ण या 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50,000 की एक और किस्त, 7वीं किस्त जोड़कर इसको जो है 7 चरणों में 1 लाख तक कर दिया। तो पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत है, तो सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में सही कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में सही कथन नहीं है? सबसे पहला, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है एवं उसका मापन संभव है। बिल्कुल, अभिवृद्धि जो है सामने दिखती है, उसका मापन संभव है, शरीर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जबकि विकास में परिवर्तन को अनुभव एवं आंशिक रूप से मापन किया जा सकता है। बिल्कुल, आंशिक मात्रात्मक होता है विकास, और जो है इनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि अपने जो है विकास हो रहा है शरीर में। फिर अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही है और यह भी सही है। फिर अभिवृद्धि का आरंभ विकास से पहले शुरू हो जाता है, तो ये गलत है और अपने को गलत ही बताना था। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अभिवृद्धि का जो है आरंभ विकास के बाद में होता है, विकास के अंदर अभिवृद्धि क्या होती है? निहित होती है। फिर विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, बिल्कुल, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 15 क्वेश्चन उत्कर्ष द्वारा जो परीक्षा से पहले परीक्षा के नाम से पेपर लिया गया था 9 तारीख को, उसके थे। अगले 15 क्वेश्चन आज वापस शाम तक मिल जाएंगे आपको। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।